Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about assessment evaluation, which is the very most important part of our teaching learning process, and in this video we will discuss it in small sections, and I hope this video will really help you. And if you like this video, please hit the like button, share and subscribe this channel for more videos, because it will give me motivation to make more videos, and ये मुझे बताएगा कि जो मेरी वीडियोस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या आपको पसंद आ भी रही हैं, या वो आपको आपके जो तैयारी के लिए सुटेबल हैं, या फिर हम उस पैटर्न को चेंज करेंगे. तो इट विल गाइड मी टू मेक फर्दर वीडियोस. तो आई होप यू विल डू दिस. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. We will discuss in different sections like assessment, its type, and grading, levels, LAD, cycle test, formative assessment, summative assessment, and how to prepare result. Okay, so first topic is what is assessment, and you all of you know that जो भी हमारे TLO हैं, जो कि TLO की वीडियो पहले यूट्यूब चैनल पे आ चुकी हैं, जो भी आप TLO डिसाइड करते हैं उसी को हमने चेक करना कि उसे बच्चे ने अचीव किया है. इफ़ अ चाइल्ड अचीव, तो उसने कहाँ किस लेवल तक उसे अचीव किया है, तो यही सब चेक करना हमारा असेसमेंट कहलाता है. अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये तो आप सबको पता ही है थ्योरेटिकली कि 2 टाइप्स का है. हम लोग असेसमेंट 2 टाइप से करते हैं, फॉर्मेटिव और आपका सबमेटिव. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो आप एग्जाम्पल देंगे वो क्या क्या देंगे, जैसे आपने एक दिन में जो भी टॉपिक पढ़ाया उसका जो रिकैप्चुलेशन है, जो आपने सेम डे पर ही बच्चों से टॉपिक पढ़ा के उसी पीरियड में पूछ लिया क्वेश्चन आंसर्स, तो बीच बीच में आप जो पूछ रहे हो कहानी पढ़ाते हुए, तो वो सब आपका फॉर्मेटिव है. उसके अलावा जैसे आपके यूनिट टेस्ट हो गए, पब्लिक स्कूल में आप देखते हैं कि एवरी वीक या जैसे भी सिस्टम से उनके यूनिट टेस्ट चलते हैं, जिसे हम यहाँ पर लैट के फॉर्म में लेते हैं. उसके बाद आपका जो आपके हाफ ईयरली हो गए, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, है ना, PT1 PT2 करके होता है, क्लास 1-2 में नहीं होता, जिसे मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगी. तो ये सब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है जो कंटिन्यूस चलता रहेगा. उसके अलावा भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्लास में अगर बच्चों से एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो चीज़ें भी आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है. और जो समेटिव असेसमेंट है वो आपका जैसे हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम दिया गया, या फिर पूरा लास्ट में सेशन एंडिंग जो एग्ज़ाम है जिसके बाद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं रह जाती, वो आपका समेटिव असेसमेंट में आ जाता है. तो अब ये हमने फॉर्मेटिव और सबमेटिव देख लिया. जो हमारे जो असेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो असेसमेंट होना चाहिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है. तो कॉन्टिन्यूस में यही सारा फॉर्मेटिव कॉन्टिन्यूस में आ गया. और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, स्कूल का पूरा. जैसे अभी आपने हिडन करिकुलम भी सुना है, ठीक है. बच्चा अपने फ्रेंड से बिहेवियर से भी बहुत कुछ अपने आप ही सीख जाता है, जबकि वो करिकुलम का पार्ट भी नहीं है. तो कॉम्प्रिहेंसिव में कॉन्टिन्यूस में करिकुलर चीज़ें आ गई और कॉम्प्रिहेंसिव में आ गई को करिकुलर, ठीक है, जो हमारे करिकुलर को सपोर्ट भी करती हैं. तो जैसे जितनी भी CCA हो रही होंगी, CCA एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, फंडे एक्टिविटीज़ हो रही होंगी. जैसे कि आपको पता है सैटरडे फंडे होता है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के फ़न के लिए रखी जाती हैं. तो जैसे बच्चों को मूवी शो दिखाए जाते हैं, गार्डन ले जाया जाता है, और मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें. जैसे हम नो बैग डे भी कह सकते हैं सैटरडे को. और बच्चों की जैसे कब बुलबुल एक्टिविटी होती है, बच्चे कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स मीट, आप कुछ भी मतलब लगा लीजिए कि जो पढ़ाई के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें बच्चा क्लास में कर रहा है, अगर वो छोटा सा स्टेज पे आके एक पोयम भी सुना रहा है, या आपकी क्लास में भी अगर आपने एक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन रख दिया, तो वो भी आपका को करिकुलर का पार्ट होगा. तो ये सारे आपके टाइप्स हो गए. आई होप अब आपको एग्जाम्पल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपसे पूछा जाए कि करिकुलर का एग्जाम्पल, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल दीजिए, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव के एग्जाम्पल दीजिए, या फिर करिकुलर और को करिकुलर के एग्जाम्पल दीजिए, तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. सब बस टर्म से ही अलग है. फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूस जो पूरे साल चलेगा, जिसमें करिकुलर भी होगा, नॉन को करिकुलर भी होगा, ठीक है. तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अब हम लोग बात करते हैं, हमने पढ़ लिया असेसमेंट, अब हमने जान लिया कि उसमें टाइप्स क्या क्या हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए. क्योंकि हम डेली ये चीज़ें कर रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी मैंने बता दी हैं इसमें. अब देखिए, आप टूल्स या टेक्निक्स होते हैं जिससे आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हो. उसने क्या सीखा, उसने क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करी, है ना, और वो चीज़ें हमारी क्या होंगी, टूल्स होंगी. तो आप बहुत सारी चीज़ें आप क्लास में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अच्छा ये बच्चा थोड़ा सा नॉटी है, या ये बच्चा
जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे आंसर देता है, ये बच्चा बहुत क्रिएटिव आंसर देता है। तो आपका ऑब्जर्वेशन चलता रहता है पूरे टाइम। जब हम क्लास में बैठे होते हैं ना, बच्चों को देख रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन चलता है कि ये बच्चा ना दूसरों की हेल्प ज़रूर करता है, थोड़ा पढ़ाई में वीक है कोई बात नहीं। तो ये सब आपका ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट टूल है। दूसरी चीज़ है हमारा रेटिंग स्केल, और जो चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल हमने पढ़ा है। रेटिंग स्केल में क्या होता है, जैसे हम रेटिंग देते हैं कि बच्चा जैसे कि बच्चा दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है, तो मतलब उसमें रेटिंग करेंगे किस लेवल तक हेल्प कर पाता है, 1 2 3 4। सपोज हमने देख लिया कि अगर वो पूरी ही तरह से हेल्प कर देता है, अपना काम छोड़ के भी कर देता है, तो हमने उसे 5 दे दिया, इस तरह से। तो वो रेटिंग हो गई, ठीक है। और चेकलिस्ट हो गई, जैसे कि हमने चेकलिस्ट बना ली कि ये चीज़ें हम बच्चे के बिहेवियर में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा क्लास में अपने मतलब टीचर के क्वेश्चन पूछने पर हाथ उठा के आंसर देता है, बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, हाँ या नहीं करके हमने चेकलिस्ट प्रिपेयर कर ली। तो अगर आप देखें तो जो चेकलिस्ट है और रेटिंग स्केल है, पहले तो ये इनफॉर्मल हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे ही करते थे, लेकिन अभी जो क्लास 1 का विद्या प्रवेश कॉन्सेप्ट आया था पिछले साल ही, उसमें रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट का हमें प्रॉपर परफॉर्मा दिया गया था विद्या प्रवेश की बुकलेट के अंदर, कि बच्चे के हर महीने बाद, मतलब 3 महीने का विद्या प्रवेश था, हर 1 महीने के बाद वो रेटिंग स्केल हमें फिल करना था। तो वो रेटिंग स्केल 3 बार फिल किया गया था, कि पहले हमने देखा कि बच्चा अपने भावों को बिना डरे बोल पा रहा है, हाँ, तो हो सकता है पहले क्लास 1 में जब बच्चे आए थे, फर्स्ट ही मंथ था, तो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, फिर उसका रेटिंग स्केल बढ़ेगा, तो हम इस रेटिंग स्केल को कंपेयर करके भी इवेल्युएशन कर रहे थे, असेसमेंट कर रहे थे, क्योंकि विद्या प्रवेश में कोई भी ऑफिशियल असेसमेंट नहीं बोला गया था, नो साइकिल टेस्ट, नो कुछ भी नहीं बोला गया था, बस उसमें रेटिंग स्केल दिया गया था कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। तो वो चीज़ों का हम लोगों ने असेसमेंट किया था, और ये ऑफिशियली मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, अदरवाइज मैंने रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट पहले अभी तक किसी भी अपने इवैल्यूएशन में ऑफिशियली चीज़ें नहीं देखी थी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली किया है, वरना अनऑफिशियली तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते ही रहते हैं। तो रेटिंग स्केल हो गया, आप जैसे वर्कशीट ले रहे हैं क्लास में, और ऊपर से अलावा जो आप लैट ले रहे हैं, साइकिल टेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ब्लू प्रिंट के हिसाब से प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बनता है, ये आपको पता ही होगा, जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर के भी होते हैं, लॉन्ग आंसर भी होते हैं, और MCQs भी होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उसके बेस पे हमारे पेपर तैयार होते हैं, जिसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको कॉम्पिटेंसी पे ही मिलेगी, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे डाउट्स देखे थे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो कॉम्पिटेंसी पे मिलेगी, क्योंकि हमारा पेपर ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड तैयार होता है, चाहे आप साइकिल टेस्ट कह लीजिए, चाहे आप 3rd 4th 5th के पेपर कह लीजिए, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, सब हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही तैयार होते हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि आप कुछ भी तरीका करके बच्चे का असेसमेंट और इवैल्यूएशन करना है, मेन पर्पस है बच्चे ने क्या सीखा, तो ये चीज़ आना ज़रूरी है। टूल्स हैं, उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, एनेक्डोटल। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, प्रॉपर एक रजिस्टर होता है, बस उसमें बच्चों के नाम लिखे होते हैं, बच्चों के नाम के आगे नीचे लिखा होता है कि जैसे हमने डेट वाइज अगर उस बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नोटिस करी जो कह लीजिए उसको रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बच्चे ने कोई ऐसी हरकत करी है, मैंने उसको डेट डाल के वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना बच्चे के द्वारा की गई, ताकि जब वो बच्चा मेरी ही क्लास में है या वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, तो उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड नेक्स्ट क्लास टीचर के पास जाएगा, तो उसे पता रहेगा कि ये घटना दोबारा ना हो, या बच्चे को इस टाइम पे ये दिक्कत रही या क्यों दिक्कत रही, वो घटनाएं उसके अंदर हम इंसिडेंट्स नोट करते हैं। दूसरी चीज़, उसमें बच्चों के लेवल्स नोट होते हैं, कि जब बच्चा क्लास में आया था तो एंट्री लेवल पे उसका क्या लेवल था, फिर जब 1 में मिड टर्म में रहा तो क्या इंप्रूवमेंट हुई, फिर हमें इससे उसके इंप्रूवमेंट का भी पता चलता है। तो जब नेक्स्ट टीचर उस एनेक्डोटल को एक बार चेक करेगी, वो भी उसको बच्चे को असेस करने का एक टूल बन जाएगा, वो देख पाएगी अच्छा बच्चे के अंदर ये चीज़ें थी, ये इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वो क्लास 1 से लेकर ऐसे चलता जाएगा 2 के पास, जब बच्चा 2 के से 3 में जाएगा तो वो 3 के क्लास टीचर को शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब चीज़ें उनको हैंड ओवर करती जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री या कोई ऐसी चीज़ लिखी जाती है जो बच्चों दूसरे टीचर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इतनी चीज़ें तो रिकॉल नहीं रख पाते जब बच्चे जाते हैं या टीचर का ट्रांसफ़र हो जाए। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे का कह लीजिए पूरे स्कूल में जब तक वो चलेगा 12th तक, तब तक उसका ये रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, ताकि बच्चे के हम जैसे रिकॉर्ड खोलते हैं हमें पता चल जाए अच्छा उसको इसमें, जैसे किसी का नेशनल लेवल का अचीवमेंट है तो तुरंत उसमें लिखो, ताकि टीचर को पता चल जाए अच्छा बच्चा इस लेवल पे मतलब इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो वो टीचर जो नेक्स्ट टीचर होंगे या 5-6 साल बाद भी वो टीचर देखेगी अगर उसका, तो उसे पता चलेगा कि इस बच्चे को हम इस फील्ड में लेके जा सकते हैं। तो बच्चे से काउंसलिंग के समय पर ये रजिस्टर काम आएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है स्कूल में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी एक टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, बहुत सारे लोग तो वर्क भी कर रहे होंगे, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए वो रजिस्टर आपको हेल्प करता है, तो वो बहुत तरह से आपको हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो
जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो कैसे रिजल्ट तैयार होता है फाइनली। तो देखिए बच्चों के हम लोग एवरी डे जो मैंने बताया हम लोग असेसमेंट करते हैं, है ना। लेवल्स FLN के अलग हमारे लेवल्स भरने के लिए आते हैं कि एंट्री लेवल पे बच्चे का ये सब अलग चल रहा है साइड बाय साइड। और जो मेन चीज़ें चल रही हैं लैट क्या होता है आपका, लर्नर अटेनमेंट। तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन रिजल्ट में जो एंट्रीज़ होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट में जो एंट्रीज़ होती हैं क्लास 1-2 में साइकिल टेस्ट की होती हैं, ठीक है, जिसमें 8 साइकिल्स भरे जाते हैं, 4 फर्स्ट टर्म में और 4 सेकेंड टर्म में। और जो 3, 4, 5 की है उसमें एंट्रीज अलग होती हैं, जैसे उसमें पीटी के मार्क्स भरे जाते हैं, आपका नोटबुक सबमिशन है, आपका जो आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, आपका MDP है, आपका सेशन एंडिंग एग्जाम है, आपका हाफ ईयरली है, वो सारी एंट्रीज वहाँ पर मेन होती हैं। और बाकी चीज़ें जैसे चल रही हैं वो वैसे साइड बाय साइड चलती हैं और वो हमें बच्चे की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो आप फिल करते हो सॉफ्टवेयर में, उन चीज़ों पे हम लोग अब बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिसपे वन है आपका लैट, जिसका मतलब होता है लर्नर अटेनमेंट टेस्ट, ठीक है। लर्नर का अटेनमेंट टेस्ट यानी उसने कितना अटेन किया है, तो आप इसे समझ सकते हैं यूनिट टेस्ट से, ठीक है। तो जब हमारी एक यूनिट यानी कि अगर हम लोग देखें तो हमारा नॉर्मली एक चैप्टर अगर पूरा हो जाता है, और अगर आप इंग्लिश में देखिए तो यूनिट वाइज बनी हुई है, पोयम है और हर यूनिट में एक स्टोरी है, तो आप वैसे भी मान सकते हैं, या फिर मैथ्स में एक चैप्टर ले लीजिए, या हिंदी में एक पोयम एक आपका चैप्टर, ऐसे करके आप जैसे भी ले सकते हैं। जब वो आपका पूरा हो जाता है तो आपने बच्चे का एक टेस्ट लेना होता है, जिससे पता चल सके कि उस चैप्टर के उसने जो आउटकम है वो अचीव कर लिए हैं या फिर नहीं करे हैं। तो उसके बाद आप उसे लेवल देते हो, ठीक है, कितने % तक लेवल 1 में रहेगा बच्चा। मान लीजिए 20 मार्क्स का जनरली हम लोग बनाते हैं, फिर कितने लेवल तक L2 में रहेगा। मान लीजिए जैसे 15 तक 14 तक नंबर आए हैं तो B ग्रेड हो गया, मतलब L2 हो गया। और अगर उससे ज़्यादा या 18 से 20 के बीच में है तो L3 हो गया, ठीक है। और अगर 14 से कम है तो L1 हो गया। तो इस तरह से हम उन्हें 3 लेवल से बांट देते हैं। फिर हम उसके बाद कोशिश करते हैं कि बच्चे का L1 जो है वो L2 में पहुँचे, L2 वाला L3 में पहुँचे। फिर उसके बाद एक और टेस्ट आप उसे लेते हो जब तक बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो जाती। तो ये कॉन्टीन्यूअस आप उसका असेसमेंट करते जा रहे हो, ऊपर से उसे रेमेडियल भी देते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं, उसके लेवल को इंप्रूवमेंट करने के लिए आपने क्या चीज़ें करी ये भी चीज़ हम करते हैं। तो लैट हमें इस चीज़ में सपोर्ट करता है। अगर यूनिट बच्चा अच्छे से कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका फाइनल टर्म तो अच्छा होना ही होना है, फाइनल सेमेस्टर तो, ठीक है। तो इस तरह से लर्नर अटेनमेंट टेस्ट होता है। और जैसे कि अभी हमारे RO जो लखनऊ रीजन है वहाँ पे अभी क्लास 4 और क्लास 6 का जो लैट है वो ऊपर से बन के आया, मतलब रीजनल ऑफिस से आया था क्लास 4 और क्लास 6 के लिए। उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश था, EVS था और मैथ्स था। उसमें बच्चों के पूरे जो चैप्टर्स थे उसके बेसिक चीज़ें डाली गई थी, मतलब वो उसका लेवल अच्छा था। और RO भी रैंडमली चीज़ें चेक करता है कि इस स्कूल में बच्चों का जो लेवल है वो क्या है। और वो बहुत मतलब ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस था। फिर उसका एक क्वेश्चन का बताना था कि ये क्वेश्चन बच्चे ने सही किया है, ये अगला वाला गलत किया है, ताकि वो क्वेश्चन वाइज लेवल देख रहे थे, RO लेवल पे बच्चों का लेवल चेक कर रहे थे वो, कि बच्चों को क्या चीज़ आती है या कहाँ पे बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लैट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम 1-2 से स्टार्ट कर देते हैं, 1-2 में बस लैट का नाम नहीं देते हैं बस, लेकिन चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। हर चैप्टर के बाद हम लोग उनका लैट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी, क्योंकि 1-2 में क्या होता है कि इतना कंपल्शन नहीं होता कि बच्चा अगर साइकिल टेस्ट में एट द सेम टाइम प्रेजेंट ही हो। 3-4-5 में हो जाती है कंपल्शन चीज़ें, कि जैसे कि बच्चों को पीरियोडिक टेस्ट देना ही है, हाफ ईयरली देना ही है। लेकिन क्या होता है लैट के बेस पे हम बच्चों की चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें उन्हें नोटबुक के बेस पे मार्क्स देना होता है, बच्चे क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें लैट भी अच्छे से बताता है, और वो लैट उनको रेमेडियल टीचिंग देने में भी हेल्प करता है। तो लैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आते हैं साइकिल टेस्ट, ठीक है। साइकिल टेस्ट क्या होता है, एवरी मंथ हम बच्चों के टेस्ट अरेंज करते हैं, जिसे हम साइकिल टेस्ट बोलते हैं। तो एवरी मंथ ये टेस्ट होते हैं, एवरी मंथ साइकिल टेस्ट अरेंज होते हैं। लेकिन उसमें से 8 साइकिल ऐसे हैं जिसकी हम एंट्री उसमें करते हैं, 4 पहले के 4 बाद में। साइकिल टेस्ट टोटल 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 मार्क्स ओरल के होते हैं, 10 मार्क्स उसके प्रेजेंटेशन के होते हैं, जितना भी वो क्लास में प्रेजेंट कर रहा है मंथ में उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, और 20 मार्क्स होता है जो हम उसे वर्कशीट के रूप में करने के लिए देते हैं ऑन पेपर, ठीक है, या रिटन टेस्ट भी आप उसे बोल सकते हो। तो इस तरह से 40 मार्क्स का साइकिल टेस्ट होता है। क्लास 1-2 का सिंपल प्रोसेस है, बस 40 मार्क्स के उनके साइकिल चलते हैं, और एवरी मंथ आप चीज़ें करते हो। लेकिन उसको उस ओरल और प्रेजेंटेशन के जो 10-10 मार्क्स लगाने में जो पूरा लैट आप ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, ये सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट सॉफ्टवेयर बनता है उसमें सिर्फ साइकिल टेस्ट का ही एनालिसिस होता है। अब हम लोग जब हम रिजल्ट बना रहे हैं तो हम बच्चों को एक तो मार्क्स देते हैं, उसके अलावा उनको ग्रेड्स देते हैं। तो ग्रेड और लेवल्स, ज़्यादातर जो ग्रेड का यूज़ है हम लोग साइकिल टेस्ट में करते हैं। जो उनके रिजल्ट सॉफ्टवेयर में आते हैं वो ग्रेड आते हैं, जैसे A+, A, B, C, D। तो ये वाले ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, दोबारा से नोट कर लीजिए, A+, A, B, C, D। तो ये चलता है हमारा करिकुलर के लिए। और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे डिसिप्लिन है, बच्चे की आर्ट है, उसका वर्क एक्सपीरियंस है, उसका फिजिकल एजुकेशन है, तो मतलब फिजिकल हेल्थ वगैरह, ये सब के जो दिए जाते हैं वो 3 ग्रेडिंग, ठीक है, जिसमें A, B, C 3 चीज़ें 3 ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और जो लेवल की मैं बात कर रही हूँ, लेवल ज़्यादातर हमारा FLN की वजह से ये लेवलिंग इंट्रोड्यूस हुई है, और लैट में भी हम लोग लेवल वर्ड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम L1, L2, L3 से बच्चों को कंसिडर कर रहे हैं। तो लेवल और ग्रेड में आपको पता चल गया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परसेंटेज वही रहती है, लेकिन वहाँ पे L1, L2, L3, L4 का कॉन्सेप्ट रहता है FLN में। ऐसे ही लैट में भी हम लोग लेवल्स ही देते हैं। और जब हम रिजल्ट सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग 20 में से, जैसे मान लीजिए मैंने बताया 18 से 19 है, तो मान लीजिए A+, 19-20 वाले को A+ ग्रेड, 16 से 18 वाले को A ग्रेड, ऐसे क्राइटेरिया बटा होता है। इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है जब आप आएंगे स्कूल में, जब आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको इंटरव्यू तक के हेल्प के लिए नहीं है, आप KVS में आके अपना वर्क अच्छे से कर पाएँ, वो आप स्मूथली चीज़ें कर पाएँ, आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, उसके पर्पज़ से भी ये वीडियो है। तो आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। लेवल्स कहाँ हमारे L1, L2, L3 है, कहाँ पे हमारी ग्रेडिंग है, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब अगर हम बात करें तो जो हमारी क्लास 3, 4, 5 का रिजल्ट सॉफ्टवेयर है, तो देखिए उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे जो हम लोग प्रेजेंटेशन के मार्क्स ले रहे हैं 10 मार्क्स, वहाँ पे नोटबुक सबमिशन आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी आ जाएगी वहाँ पे, वो सारे मार्क्स का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो कन्वर्जन है वो हमारा सॉफ्टवेयर खुद ही कर देता है कि 40 में से है तो सॉफ्टवेयर अपने आप 10 में से ले लेता है पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स। तो आप ध्यान रखिए। फिर आपके PT1, PT2 ये होते हैं। उसके अलावा आपका हाफ ईयरली होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, जैसे 80 मार्क्स का लास्ट आपका पेपर होता है। अब आजकल क्या है कि MDP का एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट जोड़ दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, इसके मार्क्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चे को करानी है, तभी जाके उसका रिजल्ट सॉफ्टवेयर लास्ट में तैयार हो पाएगा। अब उसकी बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि जब चीज़ें आप क्लास में कंटिन्यू करते रहोगे तभी तो उसका रिजल्ट में एक उसका जो कह लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें होंगी। इसलिए असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप जब क्लास के अंदर गए वो वहाँ से शुरू हो रहा है, और जब बच्चा उस क्लास से बाहर निकला, नेक्स्ट क्लास में गया, वहाँ तक जाके वो कंप्लीट होगा आपका असेसमेंट का, ठीक है। तो जैसे कि PT आपको पता ही है, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। वो कुछ मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 मंथ 2 मंथ ऐसे गैप के बीच में लिए जाते हैं, जैसे 1 जुलाई में होता है, तो ऐसे करके वो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। फिर हाफ ईयरली आपको पता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, कहीं पे सितंबर, वो रीजन टू रीजन वेरी करता है, तो इस टाइम पे होता है। फिर आपका एक लास्ट में जो होता है समेटिव असेसमेंट का लास्ट जो होता है हमारा सेशन एंडिंग एग्जाम होता है। MDP क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है कि एक सब्जेक्ट को जब हम पढ़ा रहे हैं, अगर एक टीचर इंग्लिश टीचर क्लास में जा रही है, या मान लीजिए मैंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को लेकर या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर मैंने एक बच्चों को नाटक तैयार कराया था, जो मेरे इंस्पेक्शन पे, जब इंस्पेक्शन टीम हमारे स्कूल में आई थी, अभी इसी स्कूल की बात है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, केवी में इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है अगर आप ये चीज़ करते हो तो। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि मल्टीपल डिसिप्लिन, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS में कोई बाउंड्री नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपस में मिले जुले हैं। और MDP में क्या है कि आपने बच्चे को जैसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप वाटर, ठीक है, तो जैसे आपने उसे वाटर पढ़ाया, तो आप ये नहीं सिर्फ उसे वाटर पढ़ा रहे हैं तो नहीं मैं तो EVS टीचर हूँ, मैं तो बस वाटर पढ़ाऊँगी कि वाटर जो हमें सेव करना चाहिए वाटर को, है ना, वाटर की प्रॉपर्टीज़ है, साइंस पढ़ा, मतलब साइंस और EVS, फिर नहीं। लेकिन आप उसे मैथ से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, कैसे आप उसे इंग्लिश से कनेक्ट कर रहे हो, कैसे आप उसे हिंदी से कनेक्ट कर रहे हो, ये जब आप कर दोगे, इसका मतलब आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चल रहे हो, जिसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट एक और उसका जो डाइवर्जन है या उसका कनेक्शन अनेक सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी EVS में, क्योंकि हमारे केवी में ये अप्रोच चली रही थी, तो हमारे स्कूल में मैम ने बोला कि आपको एक रोल प्ले कराना है इंस्पेक्शन टीम के सामने। तो लिटरली उन लोगों को बहुत पसंद आया, और ये था कि हमें पता नहीं होता हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, लेकिन जब हम कराते रहते हैं ना तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो वहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगर आप वो रोल प्ले देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें एक टॉपिक है जिसे मैंने मतलब भाषा से भी कनेक्ट किया है, भाषा में इंग्लिश हिंदी से भी कनेक्ट किया है, मैथ से भी कनेक्ट किया है, EVS से भी कनेक्ट किया है।
सारी चीज़ों से कनेक्ट किया है, उसकी मॉरल एजुकेशन से भी कनेक्ट किया है, उसके आसपास डेली लाइफ से भी कनेक्ट किया है, तब जाके वो टॉपिक एक होलिस्टिक वे में बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं ये वाटर मैथ्स में पढ़ रहा हूँ, ईवीएस में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इतना ही पढ़ना है मैथ्स में। नहीं, जैसे हम वाटर पढ़ रहे हैं तो हम बच्चों को एक पाई चार्ट बनवा सकते हैं, या आपकी जो टेली मार्क वगैरह से बच्चों को पूछ सकते हैं, बेटा आप कितने ग्लास पानी पीते हो, आप कितने ग्लास पानी पीते हो, है ना, या हमारी अर्थ पे कितना वाटर है। तो वो जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो, मैथ्स को भी ला रहे हो, हर तरह की चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना डायरी में नीचे लिखना होता है कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट या अप्रोच के अंदर मैं इसको किस किस चैप्टर से ज्वाइन कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ। तो जब मैं कॉन्सेप्ट लिखती थी, कोरोना के टाइम पे ये अप्रोच आई थी, कोरोना टाइम पे जब मैं डायरी लिखती थी, उसमें मैं हर टॉपिक के साइड में लिखती थी कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, और मैंने इस टॉपिक को ऐसे ऐसे बाकी सब्जेक्ट से इंटर रिलेट किया है। तो वो रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका एमडीपी, ठीक है। तो एमडीपी के मार्क्स भी हैं, और अगर आप जब आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बोलेंगे चलिए बताइए फ्रैक्शन को आप मैथ्स में तो है, ठीक है, बताइए आप ईवीएस से कैसे कनेक्ट करेंगे, आप लैंग्वेज से कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पूछेंगे, क्योंकि वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगर आप कोई एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो उसे सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके देखिए कि वो हर सब्जेक्ट में कैसे फिट बैठ रहा है, ठीक है। आपकी कोई हॉबी है, वो भी हर चीज़ से कनेक्ट है, ठीक है। आप गार्डनिंग कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स और प्लांट्स आप इकट्ठे कर रहे हो वहाँ से आप ईवीएस कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप जाके गार्डन के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखवा सकते हो, वो आपका भाषा से कनेक्ट हो जाएगा। बच्चों को निबंध लिखवा सकते हो, बच्चों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल सकते हो। तो बहुत ईजी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ जाके एक इंटरव्यू में हमारे सामने बोलना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने पहले से ही इस बारे में नहीं सोचा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कनेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप मेरा एक बार वो स्क्रिप्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि मैंने कैसे उस चीज़ों को हॉलिस्टिक वे में किया है। और वो बच्चों को इंग्लिश में मैंने सारे डायलॉग्स तैयार कराए, तो बच्चों की भाषा के ऊपर काम हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। आर्ट इंटीग्रेटेड सबसे बड़ा आजकल हमारे स्कूल में चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं और भी आपको वीडियोस बनाऊंगी, बता दूंगी, आप शॉर्ट वीडियोस बना के। ये वाला वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें मैंने सारा आपको बता दिया है, असेसमेंट का क्या टूल्स हैं, कैसे आप करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपको सिर्फ इंटरव्यू तक के लिए, ये वीडियो इसलिए भी है कि आप जान सकें कि आपको पूरे साल क्या करना है, और आपको गोल पता होना चाहिए कि आपकी आफ्टर ज्वाइनिंग KVS तो आप कैसे उस अपने आप को ढालेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें पहले से पता है तो आप जाते ही उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके और भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो, और शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट और असेसमेंट और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट और रह गए हैं तो वो आप इसमें दे दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे, क्योंकि अब ये वाला टॉपिक बड़ा था, अब उसके बाद जैसे कॉम्पिटेंसीज पे वीडियो बना दूंगी, और आपका जो मैंने बोला अभी जैसे कि मल्टीडिसिप्लिनरी तो आपका क्लियर ही हो गया। इसमें जैसे आपका आर्ट इंटीग्रेटेड है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये सब ना नए नए टर्म्स हैं जो हमने कोरोना के टाइम पे ही करे थे, क्योंकि हम लोगों को दीक्षा के कोर्सेज कराए गए थे, दीक्षा ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज कराए गए थे। तो वो चीज़ें वो उसी समय कोरोना के टाइम पे ही बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो आप लोगों को इतना पता भी नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने वो कोर्सेज नहीं किए होंगे। तो कोई नहीं, धीरे धीरे करके आप चीज़ें करिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी कि हम इतनी चीज़ें देख सकें, या मैं अपने सामने KVS स्कूल को भी ज़्यादातर देख सकूं, क्योंकि उस समय उतनी चीज़ें या पॉपुलैरिटीज़ नहीं थी। आज तो आपको बहुत सारे चैनल्स भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।